Good morning and welcome all of you again. जी, मैथ्स की पाठशाला में सभी का स्वागत है। गणित की पाठशाला में सभी का स्वागत है। वेलकम ऑफ स्कूल ऑफ मैथ्स। इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ। देखिए, इनइक्वालिटीज का मतलब है कि जो चीज इक्वल नहीं है उसको इनइक्वल बोलते हैं। जो चीज इक्वल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू। सिलेबस समाप्त। आगे बचा ही नहीं कुछ। अरे जो इक्वल नहीं है इनइक्वल है, इसमें क्या पढ़ा हूं? हो गया? थैंक यू। वो भी चलेंगे। देखिए, इनइक्वालिटीज और ग्राफ में तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल है जी इनइक्वालिटीज से रिलेटेड सवाल का सॉल्यूशन। टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क में समझिए। एक नंबर है इनइक्वालिटी सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर है जी फॉर्मेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। और थर्ड नंबर है जी ग्राफ। कि इनइक्वालिटीज का जो इक्वेशन बनता है, नहीं इनइक्वेशन बनता है, उसका सॉल्यूशन। दूसरा, अगर हमने क्या कहा जी कि जो फॉर्मेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, सवाल दिया है उसके आधार पर फॉर्म करना। और तीसरा है जी उसका ग्राफ। ये तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। इनइक्वालिटीज हम सीख जाते हैं अभी थोड़ी देर में ही। तो पहले हम प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा। चलिए जी, प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी हो, क्या हो? ए ग्रेटर देन, तो दोनों तरफ सेम साइन, कोई भी चीज प्लस करो या माइनस करो इक्वल ही आएगा, वही रहेगा इनइक्वालिटीज। जैसे अगर मान लिया जाए, मैं बोलूं जी 5 ग्रेटर देन है जी 2, दोनों तरफ हम एक ऐड कर दें जी, तब भी वही काम होगा या नहीं होगा? 6 जो है ग्रेटर देन 3 होगा। तो सेम अगर आप कोई भी नंबर या टर्म दोनों तरफ ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, इससे इनइक्वालिटीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर सेकंड, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए सी भी ग्रेटर देन बी सी होगा। कब? फॉर सी ग्रेटर देन 0। कोई पॉजिटिव नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। ये सब सोल्यूशन में काम आएगा प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए सभी बच्चे, 3 ग्रेटर देन 2 है। घर में आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों तरफ नॉन जीरो सॉरी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके देखिए, कोई इनइक्वालिटीज पर प्रभाव होगा क्या? 15 अभी भी ग्रेटर देन 10 होगा। लेकिन थर्ड नंबर पॉइंट, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए क्या हो? ग्रेटर देन,
ये साइन उल्टा हो जाएगा कब भाई? फॉर सी लेस देन 0। अगर कोई निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ये तो उल्टा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सभी बच्चे, मैं बोलूं जी 3 ग्रेटर देन 2, लेकिन दोनों तरफ अगर -5 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बदल जाएगा इनइक्वलिटीज। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 लेस देन -10। कहाँ? तब क्लास के बाद इधर बाहर निकलते हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता है, पता है, सब पहले खा पी लेते हैं। इनइक्वलिटीज में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जल्दी जल्दी देखिए, बहुत आप लोग घूमते हैं। एक इनइक्वलिटीज का दिया हुआ रहेगा जी, उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकालना जो भी रहेगा। इनइक्वलिटीज का फॉर्मेशन और ग्राफ, ये 3 तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है जी बात। कुछ प्रॉपर्टीज हम बता रहे थे, लिखो लिखो जल्दी से। हाँ ऊपर कर देते हैं, कर देते हैं, खड़ा होने की जरूरत नहीं, कर देते हैं, है ना। शक्ति स्वरूपा लड़कियां भी आई है तो उनको भी देना है, लिखने के लिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये साथ में जो है भाला त्रिशूल रखे रहते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रॉपर्टीज हम पढ़ा रहे थे कि ए ग्रेटर देन बी हो। कर रहे हैं, सब हो रहा है। दोनों तरफ कोई भी नंबर प्लस या माइनस करोगे इनइक्वालिटीज में कोई बदलाव नहीं होगा। नंबर 1, ए ग्रेटर देन बी, अगर आप पॉजिटिव नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, और निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ये सब जब कार्यक्रम चलाएंगे जी तब आपको समझ में बात आनी चाहिए। 3 नंबर आप आ गए, समझ लिए, लिख लिया। कितने महान देश के महान नागरिक हैं, आप सीख जाते हैं। देखो इफ ए ग्रेटर देन बी, या दोनों का सेम साइन होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए? तो 1/a लेस देन होगा जी 1/b, उल्टा। कहोगे ये सेम साइन का चक्कर क्यों है, अभी बता देता हूं। एक सवाल पूछा गया एग्जामिनेशन में, सोचिए। 3 ग्रेटर देन 2 है जी, सॉरी 3 ग्रेटर देन क्या है, 2 है, लेकिन 1/3 करोगे तो लेस देन 1/2। कहोगे सर एक है, ये सवाल पूछा गया है, इफ ए ग्रेटर देन बी है, ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, ए क्या है, उल्टा भी करोगे तब भी ये ग्रेटर ही होगा भाई। कहो कैसे सर? 3 ग्रेटर देन -2, कोई दिक्कत? भाई अपोजिट करोगे तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हमेशा निगेटिव से बड़ा ही होगा ना, पॉजिटिव तो हमेशा क्या होगा। तो ये दिया हुआ था सवाल, ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। आया बात समझ में? ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है क्वेश्चन, आया समझ में? भाई पॉजिटिव नंबर तो कभी भी निगेटिव से छोटा हो ही नहीं सकता। आ रहा है? ऊपर सेम साइन रहेगा तो होगा जी सेम, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर होगा उल्टा करने के बाद में।
तो कई बार आपको चिपका देता है ये सब सवाल और आप भी चिपक जाते हैं उसके साथ। और भाई ठीक ठाक, हमको लगता है यही शिकायत की है मेरा। देखो गुस्से में बैठा हुआ है, कम मास्टर जा रहा। ये तो स्टूडेंट बहुत अच्छा, आज बोल नहीं पा रहा है, कल से खाया नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, चलिए हम कुछ सोल्यूशन लेते हैं क्वेश्चन। दो चार सवाल सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टी पर। 2x-3 ग्रेटर देन अगर 5 हो तो x का वैल्यू निकालना है। एक एक करके करते हैं, 3 हटाते हैं। देखो कोई चीज प्लस और माइनस इधर उधर ले जाओगे तो जैसे आप इक्वल टू में करते हो वैसे भी कर लोगे, लेकिन लोग ऐसे बताते हैं 2x है, पहले 3 को हटाइए तो दोनों साइड 3 ऐड कर देंगे। पढ़ाए थे जी, सेम नॉन जीरो नंबर को कोई चीज ग्रेटर हो या लेस हो, सेम नंबर प्लस और माइनस करते हैं दोनों साइड, इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव। तो यहाँ पर 3 से 3 हट गया जी, तो 2x हो गया ग्रेटर देन 8। आ गया समझ में? आया समझ में बात? ये बात आई समझ में? या तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, बीच नहीं कर भी कर सकते हैं प्लस माइनस वाला टर्म, लेकिन डिवीजन वाला में सोचना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 को हटाना है, क्या करें 2 दोनों से करें, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 इनइक्वालिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एक्स ग्रेटर देन, सॉरी लिख देता हूं 4, गुस्सा मत हो। लेकिन अगर यह रहे माय डियर -2x+3 ग्रेटर देन है जी आपका 5, अब x का वैल्यू निकालना। तो 3 को तो तुम ऐसे ही कर सकते हो जी, कोई तकलीफ है नहीं, 3 इधर कर दो, क्या हो गया -2x ग्रेटर देन 2। लेकिन जब हम x निकालेंगे तो क्या चीज से मल्टीप्लाइड करना होगा? देखो माइनस को इधर उधर करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, प्लस को इधर उधर करने से इनइक्वालिटी चेंज। यहीं पर बच्चा गलती करता है, वो आपको नहीं करना चाहिए। आप इससे -2 से करोगे डिवाइड तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी x लेस देन -1। आया समझ में? क्योंकि -2 क्या है, लेस देन 0। तो जब कोई चीज निगेटिव हो और निगेटिव दोनों साइड मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे, दोनों ही कंडीशन में इनइक्वालिटीज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर लेस में बदल जाएगा, और लेस क्या चीज में बदलेगा, ग्रेटर में बदलेगा। बात आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। -4 इसको सॉल्व करना। तो पहले 3 हटाइए इससे, सब में 3 ऐड कर दो, ऐड करने से कुछ नहीं होता। बोल भाई, आ गया समझ में ये पॉइंट? फिर 2 से डिवाइड कीजिए, चूंकि पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, -0.5x और हो गया आंसर। आया समझ में? कितने महान बच्चे हैं जी, बात को समझ जाते हैं। ये मुस्कुराता है, मुस्कुराओ, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स ही मुस्कुराने की वजह है, बाकी क्या है? ठीक है, ये मैथमेटिक्स ना मिलेगी दोबारा।
तब चलिए जी, कुछ हम लोग नोट में लिखते हैं पॉइंट। एक मोड के सवाल एग्जामिनेशन में पूछते हैं। लेकिन मोड जो है लीनियर आपको पूछता है, तो लीनियर मोड पूछे जी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बस एक दो तरीका याद रखिए केवल। नंबर 1, मॉड एक्स अगर लेस देन ए हो, लेस इक्वल टू ए, या बिना इक्वल टू भी, इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू डालेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे। ऐसा लिखा रहे, देन एक्स का जो वैल्यू होगा वह -a, जो यहां रहेगा -a से +a के बीच होगा। यही रूल याद रखिए। मॉड एक्स लेस देन ए, तो मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू किसके किसके बीच होगा, -a से +a के। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं जरा सा फॉर एग्जांपल लिखूं आपके लिए। सोचिए कि अगर मान लिया जाए मॉड 2x - 3 लेस देन आपका क्या हो भाई, देन x बराबर पूछे। ब्रेक कीजिए, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था माय डियर, ये करिए -5 इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं लगेगा, यही न पढ़ाया था। मॉड को हटाएंगे तो यही न होगा, क्या हुआ, अरे ये एक्स के जगह है, यही बात तो लिखे, बोलो। ओम जय जगदीश हरे, बोलिए क्या हुआ। अरे अभी तुरंत तो पढ़ाया, मॉड है जी, तो एक्स का जो वैल्यू होगा या -a और +a के बीच होगा। ब्रेक होता है तो ये आया समझ में, ये कहेगा हाँ, इसको लिख दिया तो कौन आफत आ गई। इसका जो वैल्यू है -5 और +5 के बीच होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तुरंत ऐसे कलम उठा के घंटी, ओम तुम्हें माता पिता तुम्हें वो तुम्हें, तुमने मारी एंट्री और दिल में बजी डॉट डॉट डॉट। चलिए जी, एक्स निकालना है, क्या करूं, दोनों साइड क्या ऐड करेंगे, सब में, सबके में क्या ऐड करना है, -2। अब 2 को हटाइए, क्या करेंगे, सब 2 को डिवाइड कर दीजिए, -1 एक्स है जी, हो गया आंसर। लीनियर में ऐसा ही चलता है, क्वाड्रेटिक होता है सोचना है, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना नहीं, इसलिए ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत है ही नहीं। आया समझ में, ये क्या आ रहा है, इसमें है क्या चीज, कुछ नहीं, सो सिंपल, वेरी सिंपल। नोट नंबर 2, मैथमेटिक्स भी कोई सब्जेक्ट है, ये कुछ नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे नोट नंबर 2 में, मॉड एक्स दो ही होगा जी, या तो लेस होगा या तो भाई इक्वल टू होगा, सब में इक्वल टू लगेगा, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, सिंपल लॉजिक है। इसका वह है जी, देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और दूसरा एक्स लेस देन इक्वल टू -a, ये दो कंडीशन लगाएंगे। आ रहा है बात समझ में, कुछ बोल, बड़ा काम कर दिया।
जैसे एक सवाल देखिए, आइए प्रभु जी सवाल देखिए। चलिए पेज नंबर 124 निकालो। सबके पास बुक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो। मॉड एक्स 1/4 इसी फॉर्मेट में है? अरे इस फॉर्मेट में है तो क्या पढ़ाया? एक तो हम यही लिखेंगे 1/4, 1/4 को इधर ले आओ, क्या होगा? 6/4 क्या हो गया भाई? 6/4 का मतलब 3/2। एक तो ये बताया और दूसरा क्या बताया कि x + 1/4 लेस देन होगा जी -7/4। यही पढ़ाया था जी। यहाँ एक बार पॉजिटिव में ग्रेटर और निगेटिव में लेस। आ रहा है समझ में? दो बात लिखेंगे, एक बार ग्रेटर और एक बार क्या करेंगे लेस। फिर इसको इधर ले जाओ, क्या होगा भाई? इसको तो इधर उधर ले जा सकते हैं। -8/4 क्या हो गया? तो या तो ये होगा और ये होगा। कौन सा ऑप्शन है? अरे कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन 1। x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 3/2, बी नंबर ऑप्शन। यही ना होगा? आया समझ में? आ गया समझ में? आया? दो काम करना है। नंबर 1, डी क्यों होगा? बी होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो दो ये चीज मॉड वाला याद रखिए। एक लेस देन में जब रहे तो -a से +a के बीच होगा x। ग्रेटर देन में दो बातें, x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस। समझ गए बात? बस यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं आपके पढ़ने के लिए। सॉल्यूशन में 30 नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर। दो यानी इक्वेशन दिया है जो सेटिस्फाई करे, दोनों को सॉल्व कीजिए। जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। सॉल्व करो जी। 2 को इधर ले जाओ, क्या होगा? x ग्रेटर देन 3। 3 तो इधर उधर करेंगे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर कीजिए, 4 से डिवाइड करोगे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। x 3 से बड़ा है, स्वान दो। x 3 से बड़ा है और 7 से बड़ा है, कौन सा लेंगे आंसर? देखो जो 7 से बड़ा होगा वह 3 से बड़ा होगा या नहीं होगा? ये दोनों में हम ऐसा लेंगे जो दोनों सेटिस्फाई हो जाए, तो कौन सा आंसर होगा? समझ गए बात जी? x ग्रेटर देन 7 हो गया ऑप्शन नंबर। ऐसा लेना है x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 7 है, तो हम ग्रेटर देन 7 ही लेंगे, क्योंकि जो 7 से बड़ा होगा वह 3 से अपने आप बड़ा हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन जो 3 से बड़ा हो 7 से बड़ा होगा कोई गारंटी नहीं है, दोनों फॉलो होना चाहिए। Am I right? आ गया समझ में? कुछ तो बोलो। तो 10 नंबर बना दे भाई। 5 - 2x/3
3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूं क्या? 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटीज पर कोई इंपैक्ट? 3 दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखोगे? नहीं तो 3 रहने दो, नहीं आता है तो एलसीएम लेकर लो। 3 2 जा 3, तो देखो पॉजिटिव अगर इधर उधर डिवाइड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यही -3 रहता और 6 रहता, तब -3 अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो ये क्या होता, उल्टा हो जाता। निगेटिव में, इनटू में और डिवीजन में ध्यान रखिए, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा। लेकिन अगर आप किसी निगेटिव नंबर को इनइक्वलिटीज के इधर या उधर ले जाते हैं तो इनइक्वलिटीज चेंज हो जाए। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए जी, 2x को इधर ले आइए, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई पहले कीजिए इधर लाके, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए। 40 लेस देन क्या हो गया जी? 5x ग्रेटर देन इक्वल टू है 40। 5 से डिवाइड करोगे पॉजिटिव है, हो गया ठीक। x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सी नंबर ऑप्शन। आ गया समझ में? पॉजिटिव कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिए इनइक्वलिटीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे लिखूं, ये सब क्लियर कर लीजिए, x -2 लेस देन 3, -2 अगर इधर करूंगा जी तो x ग्रेटर देन 3 इंटू -2, ऐसे होगा। आ रहा है समझ में बात? ये सब बात को समझिए। यही अगर पॉजिटिव रहता लेस देन 3, इसको इधर लाते तो कुछ नहीं होता, ये 6 ही होता। आ रहा है समझ में? तो निगेटिव कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा इधर उधर, समझ गए? और अगर पॉजिटिव हो तो फिर जैसे ही करते हैं, जैसे ही इक्वेशन बनाते हैं। तो निगेटिव में थोड़ा ध्यान रखिए, जो आदमी निगेटिव हो उसको विशेष ध्यान रखना पड़ता है ना। घर में जैसे मिठाई आ गया और इतनी मिठाई नहीं है कि सब भर भर पेट खाए और फ्रिज में रह सके, तो छोटू जमीन पर लेट जाता है, पहले हम खाएंगे भरपेट। तो जो जमीन पर लेट के रोएगा पहले उसी को मिठाई मिलेगा, क्योंकि निगेटिव है ना। ठीक है जी बात? फिर पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं। ये हमने सोल्यूशन आपको पढ़ा दिया, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम पढ़ा रहे हैं जी, इनइक्वलिटीज फॉर्मेशन। इनइक्वलिटीज फॉर्मेशन, सुनिए ध्यान से। सोल्यूशन इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। और मॉड में केवल लीनियर पढ़ना, वो 2 बातें याद रखिए, हो गया काम। देखिए, जब आप इनइक्वलिटीज फॉर्म करते हैं तो 2 तरह की बातें आपके पास होती हैं। एक, कोई चीज अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, तो हम लेस देन और इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। कहोगे क्यों? अरे आपके जेब में 1000 रुपये हैं जी, मार्केट जा रहे हो, 1000 अवेलेबल है, तो जो खर्चे करोगे वो 1000 के बराबर होगा या कम होगा, उससे ज्यादा तो ही नहीं सकता। रूम की कैपेसिटी 2000 है या 200 बच्चों बैठने की, तो मैक्सिमम 200 बैठेगा या कम। आ रहा है बात समझ में? आपके यहाँ 10 वर्कर काम कर रहा है, 10 वर्कर आपने लगा रखा है अपने यहाँ, तो मैक्सिमम आप 10 वर्कर से काम कराओगे या उससे कम, उससे ज्यादा कहां से लाओगे? तो कोई चीज अवेलेबल है, एक मशीन है, ये 1 सप्ताह में 40 घंटे ही चल सकता है, तो मैक्सिमम 40 घंटे काम करेंगे या उससे कम। तो कोई चीज अवेलेबल हो तो जो अवेलेबल है वो अपर लिमिट है, उससे या उससे कम। और कोई चीज रिक्वायरमेंट अगर हो, क्या हो?
रिक्वायरमेंट, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, यस सर, कोई चीज रिक्वायरमेंट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, आप मैन्युफैक्चर करते हैं इस पेन का, आपको कहा गया है कि कम से कम 30 पेन रोज आपको बनाना है, ये कंपनी का रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम 30 बनाओगे या उससे ज्यादा। घर चिट्ठी लिखते हो, पुजबर पिताजी सादर प्रणाम, मन लगा के पढ़ रहा हूँ, 10,000 रुपये भेज देना, नहीं तो मन लगा के नहीं पढ़ूंगा। सीधा सीधा जी, एकदम सीधा, इमोशनल अत्याचार देख लो। तो पिताजी 10,000 भेज दे, कम से कम 10,000 या उससे, आप तो खुश होंगे, है ना जी बात। तो 10,000 रुपया पिताजी भेजते हैं, और 1-2 हजार मम्मी जो चावल वाला बोरिया में इधर उधर रखते हैं वो निकाल के आपको दे देते हैं। ठीक है जी बात, ठीक है। घर में पूछे जी कि हाँ भाई बताओ इतना पैसा कहाँ खर्च करते हो, बोला डॉक्टर बोला जी दवा और दारू में, दवा खत्म हो गया बाकी वाला स्टार्ट हो गया। या फिर आप बोलते हो आप पिताजी समझते ही नहीं, कितनी महंगाई है, जब तुम कमाने लगोगे पिताजी उधर से पैसा मांगो, बोला कहाँ से दूं, आप समझते ही नहीं। दोनों स्थिति में पिताजी नहीं समझते। ठीक है जी बात, बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हम लोग थोड़ा बनाए, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 121, 2-4 सवाल हम लोग बनाए। पेज नंबर ये है, A car manufacturing company manufacture car two types A and B. Model A requires 150 man hours for assembling. तीन बातें हो रही है, एक असेंबलिंग है, एक पेंटिंग है, और एक आवर है जी चेकिंग एंड टेस्टिंग। दो तरह का मॉडल कार का है। एक अगर मान लेता है मॉडल ए 1 यूनिट बनाते हैं तो असेंबलिंग में 150 मैन आवर, 50 मैन आवर ये, और 10 मैन आवर। मैन आवर समझते हैं, एक आदमी 1 घंटा काम करे तो 1 मैन आवर का लगता है, एक आदमी 10 घंटा काम करे तो 10 मैन आवर, 2 आदमी 5 घंटा काम करेगा तब भी 10 मैन आवर। हो गया ना जी। मॉडल भी है जी 60 मैन आवर्स, 40 और 20। कहता है जी कि देयर आर 30,000 मैन आवर असेंबलिंग, ये अवेलेबल है जी कोई चीज, ये 30,000 मैन आवर असेंबलिंग में, 13,000 इनके, और चेकिंग और टेस्टिंग का कितना है जी 5,000। यही सवाल में लिखा हुआ। एक्स अगर हम ये यूनिट ये बनाते हैं और वाई ये, तो कहता है कौन सा इनइक्वलिटी होगा। सोचो, एक बनाने में 150 घंटे लगते हैं, तो एक्स बनाने में कितने लगेंगे जी? 30,000 या उससे कम, यही अवेलेबल है। अवेलेबल यही ना भाई, इसके अलावा और कोई और अवेलेबल है क्या? या तो ये होगा या तो इसको काट देगा जी, काट के बनाया तो काट दीजिए। सबको आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए,
30 से सब डिवाइड हो गया जी, कितना हो गया 5x, 30 से पॉजिटिव है एक इक्वेशन। कई बार इसी में दे देता है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करके दिया तो भी इस दोनों को ही हम एक इक्वेशन जो रहेगा मान सकते हैं। दूसरा है जी 50x, अवेलेबल आवर है जी 13,000, जीरो हटा दो जी सबका, 10 से डिवाइड करोगे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को हम सेकंड मान सकते हैं, जो रहेगा एक हम टिक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है जी, 10x, ये भी 5,000 आवर अवेलेबल है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 500, ये थर्ड है दोनों का। और एक बात बता दूं, जब भी कोई क्या हो जी कि प्रैक्टिकल सवाल हो, तो एक इसका होना जरूरी है जी, जरूर होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y, एक्स वाई या तो पॉजिटिव हुआ, कार बना रहे हैं जी, तो कार में एक्स और वाई की संख्या पॉजिटिव होगा, या नहीं बनाएंगे जीरो होगा मिनिमम, तो ये होना बहुत जरूरी है। कई बार ऑप्शन में ये देगा ये देगा ये देगा, एक में ये नहीं देगा और एक में ये देगा, जिसमें ये देगा वही होगा। और अगर ये नहीं देता है तो हम नन ऑफ दीज में टिक लगा सकते हैं। केवल ग्रेटर रहेगा तब भी काम चलेगा, इक्वल टू 0 नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन एक्स और वाई का पॉजिटिव होना जरूरी है। इज इट क्लियर? आया बात समझ में सबको? आ गया ये? 5 उसी तरह बना लोगे जी। 6 नंबर देखिए, कोई तकलीफ किसी को? कोई कुछ बोलता ही नहीं। ए डीलर विशेष टू है जी फैन एंड स्विंग मशीन, एक्स और वाई मैंने बोला है, फैंस का हम नंबर मान ले एक्स और स्विंग मशीन का मान ले वाई। आपके पास जो है 57602 इन्वेस्ट है एंड हैज ए स्पेस एट मोस्ट 20 आइटम, और अधिक से अधिक 20 आइटम रख सकते हैं। तो पहला लॉजिक बनेगा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20, दोनों मिला के 20 ही रखेंगे जी, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू स्विंग मशीन और फैन की टोटल संख्या 20 ही हो सकती है या उससे कम। एक फैन की कीमत है 360, एक फैन की कीमत क्या है, और एक सुई मशीन का है 240, तो ये हो गया जी 360 एक्स, ये लेस देन, ये टोटल जो रुपये होगा या तो उसके बराबर होगा या तो कम होगा, होगा या नहीं होगा? बताओ भाई, होगा जी। इतने रुपया ना आपके पास है भाई, या तो इतना खर्च करोगे या कम, बहुत करोगे कटेगा, लेकिन काटा नहीं है जी कोई भी। इसका ऑप्शन क्या होगा? हाँ, बी। कौन होगा ऑप्शन? बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि एक्स ये होना चाहिए जो कि नहीं लिखा हुआ है। बढ़ाया था जी, स्विंग मशीन और फैन पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी इनइक्वलिटीज मेंशन होना चाहिए। आ गया बात समझ में? अरे आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? क्लियर? 7 नंबर, ये फार्म इज इंगेज टू ब्रीडिंग पिग्स, अच्छा जानवर नहीं मिला, ये अमेरिका वाला सवाल दे दिया। सिक्स नंबर नहीं समझ में आया? अरे वाह, फैन की संख्या को हमने एक्स माना है नंबर्स, और स्विंग मशीन का वाई माना है। अधिक से अधिक 20 आइटम रख सकते हो, क्वेश्चन हैज ए स्पेस एट मोस्ट 20 आइटम, तो दोनों का सम या तो 20 होगा या उससे कम।
इस क्लास में अगर हम 50 स्टूडेंट को मैक्सिमम पढ़ा सकते हैं तो एडमिशन मैक्सिमम 50 लेंगे या उससे कम। एक आपके पास इतना रुपया इन्वेस्ट का है, एक फैन का दाम 360, तो 360 इंटू एक्स, ये हो गया फैन की कीमत। वाई है नंबर है जी, तो 240 इंटू वाई। दोनों के पैसे का सम इसके बराबर होना चाहिए या उससे कम, और एक्स और वाई पॉजिटिव होना चाहिए। स्विंग मशीन और फैन कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाया हमने। आया समझ में? क्योंकि नीचे का भी इनइक्वालिटीज का महत्व है, ऐसा नहीं है कि ऐसे हवा में आ रहा है। आ गया बात समझ में सबको? ऑनलाइन बच्चे आया? दो ब्रीडिंग पिग्स है जी, दो तरह का प्रोडक्ट है, इसमें विटामिन प्रोटीन कितना कितना मिला हुआ है वह लिखा हुआ है। M1 M2 M3 मिनिमम अमाउंट M1। पिग जो है मोटा ताजा हो जाए, खा पी के स्वस्थ रहे। M1 न्यूट्रिएंट चाहिए कम से कम 108। जैसे आप कहते हो उनकी इतना 80 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। ठीक है जी बात। जितना वेट उसका 10% प्रोटीन रोज खाना चाहिए आदमी को। M1 चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उससे ज्यादा खाओगे कोई बात नहीं। तो कैसे लिखोगे? तीन तरह का न्यूट्रिएंट है, M1 M2 M3। देखिए, हाँ बोलिए। हाथ मत उठाइए जी, पूछिए जो सवाल पूछना है। दो तरह का फूड है इन प्रोडक्ट। अगर आप एक प्रोडक्ट खिलाते हो, ये तीन तरह का मान लेते हैं, प्रोटीन विटामिन मिला हुआ है। एक यूनिट में ये है 36, ये है जी 6, 12 और 10। मिनिमम है जी, ये रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं इसका आपने x यूनिट खिलाया और इसका y यूनिट। ठीक है जी बात, क्लियर है? x यूनिट और तो 36x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 108 होना चाहिए। मिनिमम ये चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ये नहीं खाएगा तो पिग दुबला हो जाएगा, फिर उसको आप कैसे खाओगे? खाने वाले लोग खाते हैं ना भाई, अमेरिका वगैरह में खूब खाता है। ठीक है जी बात। दूसरा क्या होगा जी? एक तो यही होगा, दूसरा क्या होगा? 6 से डिवाइड कीजिए। 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई? ये एक नंबर इक्वेशन में जाएगा। जाएगा ना जी? जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? x प्लस है जी, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये दूसरा में जाएगा। तीसरा क्या है भाई? 20x, आप डिवाइड कर दीजिए 10 से, और ये तो होना ही चाहिए। देखो दोनों इक्वेशन दिया है, ए में भी, ए में ये लिखा है, ए वाले में ये लिखा है, और जो बी वाले है जी, बी वाले में ये लिखा है नीचे वाला, और एक्स और वाई दोनों में दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डी देखो क्या है, ए एंड बी बोथ। समझ गए बात जी? इसलिए कई बार दोनों दे देता है तो ए एंड बी बोथ करेंगे। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना समझ में? मिनिमम रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर साहब ने कहा आपको ये तीन तरह का न्यूट्रिएंट आप खाइए, दिमाग तेज होगा, आंखों से दिखाई देगा। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए। दो तरह के फूड हैं,
1 यूनिट ऑफ फूड ए खाते हो तो M1 इतना मिलता है, M2 इतना मिलता है, M3 इतना मिलता है, और 1 यूनिट बी खाते हो तो इतना 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 मिलता है। तो दोनों तरह के फूड को आपको मिला के अगर खाना है, देखो ऐसे सवाल कहां पर यूज होता है, हमारे पास रिसोर्सेस लिमिट है। अभी जैसे ऊपर हमने बताया कि असेंबलिंग के 30,000 हैं जी, पेंटिंग के 13,000 आवर हैं, ये हमारे पास रिसोर्सेस है, इससे ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो टाइप ए और टाइप बी कार आप कितना कितना बनाओगे कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होते हुए प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होगा। समझ गए, सब चीज का लिमिट है। तो ये जो लिमिट है, उस लिमिट में हम कौन कौन चीज कितना कितना बनाएं, क्योंकि प्रॉफिट हमको सबका मालूम है मार्केट में किसका कितना प्रॉफिट है। ये पूरा आपको नहीं पढ़ना है, यहीं तक छोटा छोटा पार्ट पढ़ना है, अभी ओरिजिनल तो आया ही नहीं। ऑपरेशन रिसर्च फाइनल में पढ़ोगे, इनका भी सॉल्यूशन होता है कि एक्स और वाई का हुआ वैल्यू बताओ, जिससे कि आपको जो है ये फूड जो खा रहे हो वो कम से कम खर्च भी हो और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाए। फूड एक्स और फूड वाई का आपको कॉस्ट दिया रहेगा कि ए फूड का क्या कॉस्ट है, बी फूड का क्या कॉस्ट है, तो कैसे दोनों को मिला के हम खाएं कि ये चीज हमको मिल भी जाए और पैसे भी हमको क्या है कम खर्च हो। ठीक है जी बात। तो इस तरह का सलूशन हम कैसे करेंगे, ये सब सलूशन आपको नहीं पढ़ना है, ये आगे पढ़ोगे फाइनल में आप इसको। आ रहा है बात समझ में जी? वहां फिर हमको याद करोगे आप। क्वेश्चन हो गया जी, डी क्लियर? डी आया जी, क्लियर आया? चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, rules and regulation demand that employer should employ not more than 5 experience and to 1 freshman, taking experience person X or fresh person Y. एक्सपीरियंस पर्सन की संख्या है X और फ्रेशमैन Y की संख्या है जी Y। आपके यहाँ क्या कह रहा है कि 5 एक्सपीरियंस पर एक फ्रेशमैन से ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते। फ्रेशमैन का मतलब होता है अनस्किल्ड वर्कर, एक्सपीरियंस का मतलब है उसके पास कुछ स्किल है। तो 5 एक्सपीरियंस यानी स्किल्ड वर्कर पर मैक्सिमम एक अनस्किल्ड वर्कर आप काम करवा सकते हैं। ऐसा सवाल कैसे बनाएंगे जी? 5 एक्सपीरियंस पर एक फ्रेशमैन चाहिए, मान लेते हैं 5 एक्सपीरियंस पर कितना चाहिए, एक एक्सपीरियंस पर कितना फ्रेशमैन चाहिए, तो एक्स एक्सपीरियंस है ना आपके पास, कितना फ्रेशमैन चाहिए, ये चाहिए, और आपके पास अवेलेबल कितना है जी, फ्रेशमैन की संख्या कितनी है। देखो रिक्वायरमेंट जो है वह लेस देन इक्वल टू होना चाहिए अवेलेबिलिटी का। आपके पास 1,000 रुपये जेब में है और आपको एक शर्ट खरीदनी है, जरूरत है, तो शर्ट की जो है कीमत मैक्सिमम 1,000 होगा या उससे कम, ज्यादा तो कर ही नहीं सकते ना। ये आपको फ्रेशमैन चाहिए और फ्रेशमैन की संख्या अवेलेबल कितना है वाई, तो यह वैल्यू या तो वाई के बराबर होगा या तो कम होगा। मान लेते हैं आपके यहाँ 10 फ्रेशमैन है जी काम करने वाला, तो जो फ्रेशमैन का रिक्वायरमेंट होगा जी वो तो आपको 10 या उससे कम होगा जी, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। 5 एक्सपीरियंस पर एक फ्रेशमैन चाहिए आपको, एक एक्सपीरियंस पर 1/5, एक्स एक्सपीरियंस पर कितना फ्रेशमैन चाहिए, x/5 ये चाहिए, लेकिन आपके पास अवेलेबल कितना है भाई, लिखा है ना कि y है, तो जो चाहिए वो y के इक्वल होगा या उससे कम, उससे ज्यादा कहां से लाओगे आप। हमारे पास 50 स्टूडेंट है, हमको कोई काम करवाने के लिए चाहिए स्टूडेंट, तो हम मैक्सिमम 50 स्टूडेंट हम कॉल करेंगे, रिक्वायरमेंट होगा हमारा या उससे कम।
उससे ज्यादा होगा तो फिर हम कहां से लाएंगे? ये हो गया जी आंसर। तो हमारा क्या हो गया आंसर? y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय, ये हो सकता है, या 5 को इधर भी ला सकते हो, ये भी हो सकता है। दोनों में से जो भी रहेगा आंसर होगा। कौन आंसर है भाई? कौन है? क्लियर है? आया समझ में? 5 एक्सपीरियंस पर कितना फ्रेशमैन चाहिए? तो एक्स पर कितना चाहिए? ये चाहिए और अवेलेबल ये है आपके पास, तो जो चाहिए वो अवेलेबल के इक्वल होगा या लेस होगा। सीधी सिंपल लॉजिक है। आ गया समझ में? 9 में बताइए कौन सा लीनियर रिलेशन है? ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, यही ना? 9 का ये नंबर ऑप्शन है, बाकी कोई नहीं। बी में इंटू है तो इंटू तो हो ही नहीं सकता। सी में ए एक्स वाई, ये भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। आ गया समझ में? 12 नंबर सवाल देखिए, 12। एक्सपीरियंस है जी 5 यूनिट ऑफ वर्क, ये 8 नंबर से जुड़ा हुआ सवाल है आईसीआई के बुक में। एक्सपीरियंस एक्स है, फ्रेशमैन वाई है। एक्सपीरियंस 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है, फ्रेश पर्सन कितना कर रहा है? एटलीस्ट 3 यूनिट चाहिए। एक्स अगर एक्सपीरियंस है और वाई फ्रेशमैन है, एक एक्सपीरियंस 5 यूनिट वर्क करता है तो एक्स एक्सपीरियंस कितना करेगा? और ये 3 करता है तो 3y। मेंटेन करना है, ये रिक्वायरमेंट है। ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए जी। आ रहा है बात समझ में? ग्रेटर देन इक्वल टू 30। क्लियर? 15 का आंसर बताइए। 15 का आंसर बताओ। 15 का 15। अरे ए पॉजिटिव है बी निगेटिव है लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन बी हुआ तो 1/a भी ग्रेटर देन 1/b होगा। अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, भूल गए 2 मिनट में? कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ये डाइटिशियन विशेष टू वही वाला है जी, पिग वाला। ओ भैया इधर देख, डाइटिशियन जो पिग वाला है वही सवाल है। देखो सारे, 4 तरह के विटामिन खाना है, फूड फर्स्ट और सेकंड है। 1 यूनिट ऑफ फूड खाते हो तो एक का ये मिलता है, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 1 2। कम से कम विटामिन ए 9 यूनिट चाहिए, बी कितना चाहिए भाई? 7 यूनिट, सी चाहिए 10 यूनिट और ये चाहिए 12 यूनिट। फूड फर्स्ट और सेकंड को कैसे मिक्स करोगे? इसका एक्स और इसका वाई। ये चाहिए या चाहिए? विटामिन ए इतना नहीं खाओगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा रात में। 2x, ये रिक्वायरमेंट है ना भाई, इससे कम होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रतौंधी। विटामिन ए का कमी के कारण से रतौंधी होगा, बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो दिनौंधी भी हो जाता है, तो दिन में भी नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना जी? ये हो गया एक्स प्लस वाई, ये सब 1 यूनिट से होता है तो एक्स वाई से निकाल लेंगे। कितने महान बच्चे हैं जी, सीख जाते हैं। और ये भी होना चाहिए। कौन हुआ आंसर? ए कैसे होगा? कुछ भी बोल दिया, सी होगा। नहीं, डी होगा। डी।
एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 0 कहाँ लिखा है? सी में, डी में लिखा है। इतना पीटेंगे ना कि 3 दिन तक जो है बेहोश रहोगे। अभी नहीं पीटेंगे, अभी तो खा पी लो। आया समझ में? आ गया? चलिए 21 इज ए गुड क्वेश्चन। दो तरह का लेदर बेल्ट है, ए एंड बी बेल्ट। ए सुपीरियर, बी लोअर क्वालिटी। जल्दी जल्दी पढ़िए। बेल्ट ए रिक्वायर ट्वाइस एज मच एज रिक्वायर्ड ए बेल्ट बी। इफ ऑल बेल्ट्स वर टाइप बी, द कंपनी कुड प्रोड्यूस इतना बेल्ट, बट सप्लाई ऑफ लेबर सफिशिएंट है 800 बेल्ट पर डे। बेल्ट ए रिक्वायर फैंसी बकल, अवेलेबल इतना, बी इतना, एक्स ए कितना लिखा है भाई? एज्यूमिंग कंपनी एक्स यूनिट ऑफ बेल्ट ए और वाई यूनिट ऑफ बेल्ट बी। बेल्ट ए का एक्स यूनिट है, ध्यान दो। बेल्ट जो है बी का वाई यूनिट हम बनाते हैं, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। जो जो आसानी से बन जाए ना उसको बनाइए पहले। कहता है ये सुपीरियर क्वालिटी का है, ए बी से दुगना समय लेता है। एक कंडीशन लिखा है कि अगर कंपनी बी बेल्ट बनाती है, कुड प्रोड्यूस, ये कैपेसिटी बताया है, कंपनी इतना प्रोड्यूस कर रहा है वो बात नहीं है। कंपनी की कैपेसिटी है मैक्सिमम बी बेल्ट 1000 बना सकता है। कुड प्रोड्यूस ये नहीं कह रहा है कि 1000 यूनिट वो बना रहा है, ऐसा नहीं लिख रहा है। अगर बी 1000 यूनिट बनाता है एक दिन में और ए उससे दुगना समय लेता है, तो ए कितना बना सकता है वो? 500 यूनिट। क्योंकि भाई वो 1000 बनाता है और ए बनाने में उससे दुगना समय लेता है, तो एक दिन में ए का प्रोडक्शन मैक्सिमम 500 ही हो सकता है। चलो हम इसको देखते हैं अभी क्या करना है। सप्लाई ऑफ द लेजर इज सफिशिएंट ओनली 800 बेल्ट पर डे। पहला तो कंडीशन बन गया, एक्स प्लस वाई 800 से ज्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास लेदर ही नहीं है। अरे दोनों मिला के 800 या उससे क्या बनाएंगे जी कम। ए रिक्वायर ए फैंसी बकल, ओनली 400 फैंसी बकल आर अवेलेबल पर डे। नहीं, एक्स 400 से ज्यादा नहीं बन सकता। ये क्लियर हो गया। ए कितना बन सकता है मैक्सिमम, और बी जी 700 अवेलेबल है, तो बी हमारा 700 है। आ गया? 3 बन गया। चलिए हम कैपेसिटी की बात करते हैं। ये पर डे प्रोडक्शन की बात हो रहा है। ये प्रोडक्शन किसका है जी? अब एक और देखिए, 500 बेल्ट ए बनाने में कितना समय लगता है? 1 डे। यह इनकैपेसिटी है? सवाल देख के बोलिए है या नहीं है। कंपनी ए सुपीरियर क्वालिटी है और ए में जो समय लगता है वह बी से डबल लगता है। अगर सारा बेल्ट बी प्रोड्यूस करे तो कंपनी 1000 बेल्ट बना सकती है, बनाती नहीं। तो बी अगर 1000 बनाती है तो ये 500 ही तो बनाएगा। तो 500 बेल्ट बनाने में एक दिन लगता है, तो एक बेल्ट बनाने में दिन का कितना हिस्सा खर्च होगा? तो एक्स यूनिट बनाने में डे का कितना हिस्सा खर्च होगा? डे का इतना हिस्सा खर्च होगा एक्स के लिए, होगा जी। अच्छा जी, 1000 बेल्ट बी बनाती है जी एक दिन में, एक के लिए डे का ये खर्च होगा। तो दोनों के समय का जो सम होना चाहिए वह लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। भाई पूरा एक दिन है, एक्स बनाने में मान लेते हैं कि ये पार्ट डे का खर्च होता है,
वाई ये पार्ट खर्च होता है। तो भाई दोनों का समय का हम सम करेंगे तो या तो एक दिन खर्च होगा या तो उससे कम। अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो एक दिन से कम समय लगेगा। हमारे पास अवेलेबल टाइम है हमारे 8 घंटे, तो 8 घंटे में एक्स और वाई बनाने में जितना समय लगेगा वो मैक्सिमम या तो हम 8 घंटे यूटिलाइज करेंगे, 8 घंटे मतलब एक दिन, या उससे कम। आ रहा है बात समझ में? तो 1000 बेल्ट बनाने में अगर हमको लगता है एक दिन, तो एक है वाई बेल्ट बनाने में डे का ये समय खर्च होगा पार्ट, और एक्स बनाने में हमारा डे का ये पार्ट खर्च होगा। तो दोनों के समय का सम लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये पर डे का प्रोडक्शन है। एलसीएम लीजिए, 1000 उधर कर दीजिए, 1000 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, और एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो होना ही चाहिए। तो मेरे विचार से कौन सा आंसर हो गया? अगर इक्वल टू सब में नहीं लगा हुआ है तब भी काम चलेगा, तो बी नंबर हम ऑप्शन कर सकते हैं। इक्वल टू का मतलब है कि हम पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि नहीं 400 ही फैंसी बकल है, यानी डे पूरा इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहा। समझ गए बात जी? इसलिए लेस देन विच रहेगा तो चलेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा तब भी काम चलेगा। समझ गए बात जी? तो बी नंबर ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं। ये बात आप समझे सब? कैपेसिटी वाला समझे? यहां तक में इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब एक दिन का प्रोडक्शन है, तो जो कैपेसिटी है या तो पूरे एक दिन का इस्तेमाल करेंगे या उससे, तो कैपेसिटी निकालिए ना भाई। ये 500 यूनिट बनाता है एक दिन में, तो 1 यूनिट बनाने के लिए डे का ये पार्ट खर्च होगा, इसका ये डे का पार्ट खर्च होगा, तो दोनों के समय का सम लेस देन इक्वल टू 1 होना कि नहीं होगा जी? आ रहा है बात समझ में कि नहीं? डे का यही हिस्सा खर्च होगा जी। भाई एक रोटी है और 2 आदमी खा रहे हो बैठ के, ठीक है जी बात। मान लीजिए एक बड़ा सा पिज्जा खरीद लिए जी, 1000 वाला, इतना बड़ा, तो 2 आदमी मिलके खा रहे हो, तो जो खाने की कैपेसिटी होगी मैक्सिमम या तो पूरा खाओगे या उससे कम खाओगे, कुछ बच जाएगा। तो एक्स यूनिट बनाने में डे का कितना खर्च होगा ये पार्ट, और वाई यूनिट में ये, तो दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। ये पिज्जा है, आपने ये पार्ट पिज्जा का खाया, आपने ये पार्ट पिज्जा का खाया, तो दोनों के पिज्जा के पार्ट का सम या तो 1 के बराबर होगा या उससे कम होगा। बचा हुआ है तो 1 से कम होगा। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है समझ में? हाँ, पिज्जा से तुरंत समझ में आ जाता है, ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। पिज्जा, हाँ हाँ ये आ गया सर। किधर है पिज्जा? है ना, आज रमेश सर खिला रहे हैं, पिज्जा ही खिला रहे हैं भंडारा, कि जो जितना पिज्जा खाए। अभी सारा मैथ आज खत्म कर लें पूरे, फिर चलेंगे। अभी ब्रेक का समय नहीं हुआ है, 12 बजने दो ना, 12 बजने तो अभी 1.5 घंटा और है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम ग्राफ की बात करते हैं। चलो 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ, आ जाओ। डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एग्जामिनेशन में नहीं आता है, लेकिन हम ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाएंगे, शेडिंग करना भी सिखाएंगे, और सवाल कैसा रहेगा ये भी बताएंगे। राइट, चलिए। एक ऐसा सवाल है जी, एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं जी। देखिए ग्राफ के 2 नेचर होंगे, या तो ग्राफ ओरिजिन से जाएगा या तो ओरिजिन से नहीं जाएगा। इसकी भी चर्चा करते हैं। ग्राफ हमेशा इसको क्या करेंगे, ग्राफ जब भी बनाएंगे तो इसको इक्वेशन, ग्राफ बनाने के लिए जानते हैं ना, ये 2 नंबर लाइन खींचते हैं,
एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक को वाई एक्सिस कहते हैं। अच्छा, ग्राफ में ये दो परपेंडी लाइन ही क्यों खींचता है? जो ग्राफ बनाने वाला है कैसे सोचेगा कि ये ग्राफ है क्या चीज? व्हाट इज ग्राफ? वो ग्राफ है ना सर। ग्राफ क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि एग्जामिनेशन में कहता है, उसमें मेरा क्या दोस्त है? कैसी पढ़ाई किया तुम लोग? अब ग्राफ नहीं आता है तो बोतल पर गुस्सा क्यों निकाल रहा है? किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करना है, वो कहाँ होगा? देखो, किसी भी पॉइंट का लोकेशन करने के लिए एक रिफरेंस पॉइंट चाहिए। आप किसी को एड्रेस बताते हो और कहाँ रहते हो, तो बताता है कि हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली एक प्लेन है, तो क्या दिल्ली में आके कोई खोज लेगा आपको क्या? फिर एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं जी, सुनो। फिर एक रेफरेंस पॉइंट बताते हो कि लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, तो भी आपको कोई नहीं खोज पाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि लक्ष्मी नगर में सब्जी मार्केट में बैठा रहेगा, कभी सब्जी खरीदने आएगा बेचारा, किसी वेट में जो है वो सब्जी बेचने लगा हूँ। फिर बताते हो कि ना जी, फिर लक्ष्मी नगर में जो है मोहल्ला बताते हो, फ्लैट नंबर बताते हो, और फ्लैट का फ्लोर बताते हो, क्योंकि ऊपर नीचे एक दूसरे को नहीं जानता। इतना रेफरेंस से आपको खोजता है। तो प्लेन में किसी पॉइंट का लोकेशन करना हो तो एक हम ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है जिससे आप किसी पॉइंट के लोकेशन को बताएंगे। आप पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो पृथ्वी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि पृथ्वी कौन है। समझ गए बात जी? तो अगर मान लिया जाए कोई यहाँ से सैटेलाइट भेजे और ये ग्राफ का उसको मालूम ना हो, सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप नहीं कोई हो, तो पता लगे कि सैटेलाइट कहीं और चल जाए, उसकी बात तो छोड़ो, सैटेलाइट तो दूर की बात है। आप जब जाते हो जी, आप देखते हो हवाई जहाज उड़ता है। यहाँ तो मान लीजिए दिल्ली में चल रहे हैं, तो जिस समय मान लेते हैं कि पहले हम लोग 2000 से पहले की बात बोलता हूँ, उस समय हम लोग गाड़ी से जाते थे तो हम लोग सुनते थे कि क्या ऐसा आएगा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो बताएगा रोड कौन कहाँ जाता था। हम लोग सोचते थे बेकार की बात करता है, ऐसा कौन बताएगा। लेकिन अब पता लगा नहीं, सही में बता रहा है। तो पहले क्या होते थे लगे हुए, रोड पर फट्टे लगे रहते थे, या रोड आईटी हो जाती है, इधर मुड़े आप वहां पहुंच जाएंगे। ऊपर में कौन से रोड पर फट्टा लगा हुआ है? जो हवाई जहाज उड़ा रहा है, ऊपर गया लगा हुआ है फट्टा, ये यूएस जाता है। लेकिन यूएस जा रहा है ना। और एक बार भी अगर मान लेते हैं कि उसका ये काम ग्राफ वाला बात गलत हो जाए, तो पता लगा यूएस जाने की जगह चाइना में लैंड कर गया, और कहाँ लैंड कर गया पता नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे हवाई जहाज हैं जो कि यहाँ से चले और कहाँ गायब हुआ आज तक नहीं मिला। वो पता नहीं कि कहाँ उल्लाला सारे लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक ओरिजिन लिया जाता है कि सारे पॉइंट का लोकेशन हम यहाँ से बता रहे हैं। ये ओरिजिन बदल दोगे तो काम बदल जाएगा। आप किसी यहाँ से किसी प्लेस का डिस्टेंस पूछोगे और कहीं और जाके पूछोगे तो डिस्टेंस अलग अलग होगा। आप जहां खड़े होगे वही ओरिजिन है। तो किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अब ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए एक ओरिजिन चाहिए, एक पॉइंट रेफरेंस। अब सवाल है कि दो परपेंडिकुलर लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं? अब प्लेन है, तो प्लेन में दो चीज है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और एक, जैसे मैं बोलूं ये पॉइंट कहाँ होगा, तो इस दिशा में इतना दूर चलोगे, इसमें यहाँ चलोगे तब पहुंचोगे यहाँ पर। कि भाई इधर 3 चला, इधर 4 चला, तब यहाँ पहुंचा। तो किसी भी प्लेन में एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए, चूंकि प्लेन बिना लेंथ और ब्रेथ का बनता नहीं है,
इसलिए ओरिजिन से हमें दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ही क्यों, 60 डिग्री पर क्यों नहीं ड्रॉ कर देते हैं? क्योंकि हम लेंथ बनाते हैं, परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस बताते हैं। ठीक है, हम आपको बोले इस दीवार से उस दीवार का डिस्टेंस बताइए, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं मिनिमम। ना तो हर आदमी तब तो कॉर्नर से यहां बता दें इतना नहीं, इतना लेंथ है। तो डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर, इसीलिए लाइन को हम परपेंडिकुलर रखते हैं मिनिमम। सबके पीछे रीजन है। तो हम टीचर से पूछे थे, हम लोग 7th क्लास में ग्राफ पढ़े थे, तो मैंने कहा था कि सर करते क्यों ग्राफ, पहले तो पीटा फिर बता कि किताब क्यों नहीं पढ़ते हो। तो किताब में लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन में। एक दिन पीटा तो फिर हम पढ़ने लगे तो बहुत कम पूछने की जरूरत पड़ने लगे। किताब दुनिया का सबसे अच्छा गुरु है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए फुर्सत कहाँ है किसको, है ना, क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन। आगे बढ़ते हैं बात को। तो यहाँ हम इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, ये तो आप समझ गए ना। 4 क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, इसमें एक्स निगेटिव, वाई ये दोनों निगेटिव, और ये दोनों सॉरी एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है जी बात। अब देखिए, पहले हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। क्या चीज में कन्वर्ट कर देंगे? एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए ना। सॉरी, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट आप जरूर लेंगे यार। एक बार x0 लीजिए, y क्या हो गया, एक बार y0 ले लो। ठीक है बात जी। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो y0 हमेशा x एक्सिस पर होगा, x एक्सिस से ऊपर और नीचे जाएंगे तब ना y कुछ होगा। यहां हो गया जी 1, ये हुआ 1 2 3, x0 y2 ये पॉइंट हुआ 0 2, y एक्सिस पर x0, क्योंकि y है यहाँ पर, इसके ये रिफरेंस पॉइंट है, इसके इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तो ये नंबर लाइन है। अगर हम 0 पर खड़े हैं, इससे इधर जाएंगे तब लेंथ बढ़ेगा, या इधर जाएंगे तो एक साइड पॉजिटिव मानोगे, एक साइड निगेटिव होगा। और ये हमारा क्या हो गया जी, पहले x लिखते हैं और फिर y, ये दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते। आ गया समझ में? ये तो हमारा ग्राफ हुआ। अब देखिए हमारे पास इनइक्वलिटीज क्या है, यानी x और y का वही वैल्यू रखेंगे जिससे इसका वैल्यू 6 के बराबर हो या 6 से, तो 6 के बराबर तो हमेशा लाइन का ही ग्राफ होगा। ठीक है, अब देखो एक लाइन किसी भी प्लेन को दो पार्ट में बांटती है, एक उसके ऊपर और एक उसके, तो कोई एक पॉइंट लीजिए कि इस लाइन के इधर या इधर कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो एक तरीका बता देता है, अगर ग्राफ ओरिजिन से नहीं जा रहा है, ग्राफ ओरिजिन से, तो हमेशा 0 मान मान के सोचिए, 0 पुट करके देखिए, 0 0, तो हम इस पॉइंट के आधार पर जज करते हैं, 0 0 पुट कीजिए और केवल लेस देन सोचिए, ग्रेटर देन नहीं, इक्वल टू नहीं, लेस देन सोचिए। 2 इंटू 0, तो 0 लेस देन 6, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। इसका मतलब 0 इस लाइन के किधर है? नीचे की ओर। इसका मतलब है इधर के सारे पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे। 0 0 इधर के सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी सब पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। इसका शेडिंग हम इधर करेंगे, ऐसे ऐसे का मतलब हम इधर का सभी पॉइंट लेंगे। आ रहा है बात समझ में? क्लियर टू ऑल? क्या हम काम करेंगे जी, x0 और y0
एक लाइन जो है क्या करता है जी कि ग्राफ को दो पार्ट में बांटता है। हमको एक्स और वाई का वही वैल्यू लेना है कि जिससे ये 6 या 6 से कम रहे। इस लाइन के इधर या इधर कोई एक पॉइंट लेंगे जो लाइन पर नहीं होना चाहिए। सबसे आसान तरीका, अगर ओरिजिन से नहीं जा रहा है तो 0 0 सोच के देखिए। 0 0 हमने पुट किया, एक्स 0 और वाई 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6 है, ट्रू है। तो 0 0 किधर है, इस साइड है, किधर है, इस लाइन के इस साइड। इसका मतलब शेडिंग इधर होगा। इसका मतलब इधर का सारा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऊपर वाला नहीं करेगा, अभी बता देता नहीं करेगा है? कोई भी पॉइंट ले सकते हो लेकिन लाइन का नहीं होना चाहिए। बताओ और कौन सा पॉइंट से चेक करा दूं आपको, बताइए कौन लो। लाइन का पॉइंट नहीं। हम 2 3 लेके देखें, ये 2 3 है, 2 3 लेके देखो भाई। एक्स के जगह 2 रखिए, 4 लेस देन चेक करो, 13 लेस देन 6 फॉल्स हुआ। इसका मतलब है कि इधर शेडिंग नहीं होगा। हमने जो पॉइंट लिया उससे फॉल्स आ गया, तो जिधर लाइन का पॉइंट है उधर नहीं शेडिंग होके उसके अपोजिट शेडिंग होगा। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं लेकिन लाइन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, पहले ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। एग्जामिनेशन में ग्राफ ड्रॉ किया आता है, कैसा सवाल आएगा डिस्कस करेंगे। अगर ग्राफ ओरिजिन से नहीं जा रहा है तो 0 0 पुट कीजिए। क्या पुट करेंगे? अगर 0 0 के हिसाब से वो ट्रू हो गया तो जिधर 0 0 है उधर शेडिंग करेंगे। अब फॉल्स हुआ तो उसके अपोजिट साइड शेडिंग करेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए ये रहता लाइन, अगर ये रहता ग्राफ, तो लाइन तो यही ड्रॉ होगा, लाइन यही ड्रॉ होगा। 0 0 से नहीं जा रहा है, 0 0 पुट कीजिए इसमें। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन चेक कीजिए, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 0 इसके किधर है, इधर। तो जिधर रहेगा 0 जिधर उधर नहीं होके उसके अपोजिट साइड से देंगे। आया समझ में बात? तो ग्राफ यदि ओरिजिन से नहीं जा रहा है तो ये तय मानिए कि हमेशा हम 0 0 से काम करेंगे। बात आई समझ में? क्लियर? क्या काम करना है कि कोई भी ग्राफ अगर 0 0 से नहीं जा रही हो तो हमेशा 0 0 पुट कीजिए। इनइक्वलिटी को चेक कीजिए कि 0 0 रखने से ग्रेटर या लेस ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। अगर ट्रू होगा तो जिधर 0 होगा उधर शेडिंग होगा, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग होगा। आई बात समझ में सबको? आया समझ में? आ गया समझ में? अब देखिए जी, इसी ग्राफ को उल्टा दे देगा। ये 4 ग्राफ बना के आपको देगा ऑप्शन में, कहेगा इसका इनइक्वालिटी फॉर्म कीजिए, ऐसा लिखा रहेगा। ये लाइन L1 है, ऐसा शेडिंग किया हुआ है जी। कहेगा कि बताइए यहां पर क्या लिखें, लेस देन लिखें या इक्वल टू लिखें। ये किधर शेडिंग है, उल्टा समझिए, भी उल्टा भी आता है। ये 0 0 के साइड है, यानी 0 0 रखने से ट्रू होना चाहिए। तो 0 0 पुट कीजिए, 0 प्लस 0 2 इंटू 0 0 3 इंटू 0 0 6। ये ट्रू कब होगा बताओ? जब लेस देन होगा। इसलिए यहां पर क्या होगा, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। आ रहा है बात समझ में? आपको ऐसा ग्राफ बना के देगा, कहेगा इनइक्वलिटीज क्या होगा फॉर्म कीजिए, ये ऑप्शन में रहेगा।
आया समझ में बात? फिर से समझिए, पहले ग्राफ बना हुआ रहेगा या ग्राफ नहीं बना हुआ रहे तो हम पहले ग्राफ बनाने के लिए सीख रहे हैं। ऐसे एग्जामिनेशन में ग्राफ बना हुआ आपको देगा, क्या काम करना है? नंबर 1, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। नंबर 2, सोचिए कि क्या यह ओरिजिन से जा रहा है। अगर ओरिजिन से नहीं जा रहा है तो 0 0 पुट कीजिए। 0 0 के तरफ अगर हम पुट किया, अगर इनइक्वालिटीज ट्रू आया तो ट्रू आएगा तो जिधर 0, भाई लाइन है तो 0 या तो इधर रहेगा या तो उधर रहेगा। तो अगर ट्रू हुआ तो जिधर 0 होगा उधर शेडिंग करेंगे, और फॉल्स हुआ तो उसके अपोजिट साइड शेडिंग करेंगे। आ रहा है बात समझ में? अब कहोगे सर कि अगर रहे तो ये वाला देखो, अगर ये 0 0 से जाएगा तब 2 ही ग्राफ है, या तो 0 0 से जाएगा या तो 0 0 से। बस ये दोनों बात सीख लीजिए, काम हो गया आपका। इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ? एक्स बराबर क्या होगा? ठीक है, y0 0 1 तो 2, -1 तो। एक और बता देते हैं डायरेक्ट लाइन को आइडिया लगाने का तरीका। अगर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव हो, और x निगेटिव है और y भी 0 0 से जाएगा, इसका मतलब ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कैसे आइडिया लगा? अरे अब बड़ा हो गया जी, बड़ा सोचो। ये दोनों क्या है? अगर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, x निगेटिव है y भी निगेटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से ग्राफ जाएगा। अगर x पॉजिटिव और y निगेटिव हो, उल्टा, तब इसका मतलब है कि वह सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। उल्टा रहेगा तो यही ना बात हुआ जी। ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल अभी आएगा जहां पर हमको आइडिया लगाना होगा कि इसका कौन सा ग्राफ है। ग्राफ अलग अलग दिया हुआ रहेगा तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये ग्राफ है 0 0 से जा रहा है, तो 0 0 से जा रहा है तो 0 0 तो रख नहीं सकते, तो कोई दूसरा पॉइंट जो लाइन का पॉइंट नहीं लेना है, हम 0 1 रख लेते हैं। 0 1 इस लाइन के इधर है। याद कर लीजिए कि जो 0 0, ऐसे आप कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन एक ही तरह से सवाल बार बार बनाइए ताकि वहां स्पीड बना रहे। ओरिजिन से नहीं जाएगा तो 0 0 पुट करके चेक कीजिए, ओरिजिन से जा रहा है तो 0 1 पुट करके देख लीजिए। ठीक है, तो 0 1 पुट कीजिए जी, बताइए क्या आता है? x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 पुट कीजिए, x के जगह 0 -2, केवल ग्रेटर चेक कीजिए। -2 ग्रेटर देन 0 ट्रू है या फॉल्स है? तो इस लाइन के इधर फॉल्स हो गया तो किधर शेडिंग होगा? आ रहा है समझ में? आया समझ में? हमेशा एक प्लेन लाइन प्लेन को दो पार्ट में, अब उस पॉइंट लाइन के इधर वाला सेटिस्फाई करेगा या इधर वाला सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए एक पॉइंट तो चूज करना होगा। तो कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं जो लाइन पर नहीं है। अगर ओरिजिन से नहीं जा रहा है तो 0 0 लेके चेक कर लीजिए, ओरिजिन से जा रहा है तो 0 1 चेक करके ले लीजिए। 0 और 1 ले लिया, सेटिस्फाई नहीं किया तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग हो जाएगी। आया समझ में बात? आया समझ में? क्या हुआ बोलो? है क्या नहीं आया समझ में? बोल भाई, एक लाइन है प्लेन को दो पार्ट में बांट रहा है, हमेशा एक्स और वाई का वही वैल्यू पुट करना है जो ग्रेटर हो वैल्यू, बराबर तो हमेशा लाइन वाला पॉइंट पॉइंट होगा। तो इसके इधर वाला सेटिस्फाई करेगा या इधर वाला, कैसे जज करेंगे? कोई एक पॉइंट लेके तो चेक करना पड़ेगा ना भाई।
इस प्लेन में इधर कोई भी पॉइंट लोगे तो सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इधर कोई पॉइंट लोगे तो जो मर्जी एक पॉइंट रखो, तो बार बार बदलो मत, एक ही पॉइंट को याद रखो। ओरिजिन से जाएगा 0 1 पुट करके चेक कर लेंगे, देख लो ट्रू आ रहा है तो उधर सेटिंग होगा, फॉल्स होगा तो उसके अपोजिट साइड में चला जाएगा। अरे पॉइंट उस लाइन का जिधर होगा फॉल्स हुआ तो जिधर वो पॉइंट होगा उसके अपोजिट में चले जाएंगे। आया बात समझ में? आया बात समझ में? चलो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ रहे और ऐसा दिया हुआ रहे, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है एक्स और वाई हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इसका शेडिंग हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ तो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे। ग्राफ हो गया ड्रॉ, अभी बढ़ाया था ना, क्या ये 0 0 से जा रहा है? तो 0 0 पुट करके देखिए, 0 + 0 <6, ये ट्रू है, किधर शेडिंग होगा? लेकिन ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग होगा, ये दूसरे में नहीं जाएगा। अरे एक्स वाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा भाई? आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा और शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगा। आया समझ में? अगर ऐसा रहता, देखो अगर 0 0 से नहीं जा रहा है ग्राफ तो लेस देन इक्वल टू रहेगा तो हमेशा 0 के तरफ शेडिंग होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो अपोजिट साइड शेडिंग होगा। सिंपल आइडिया। बताइए जी कैसे शेडिंग करें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग होगा, किधर जाएगा? दूसरे साइड नहीं जा सकता। आया समझ में बात? बात आई समझ में? इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा और कहीं पर भी शेडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है जी, तो पॉजिटिव केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। आया समझ में बात? क्लियर हुआ सबको? इनइक्विलिटीज का ग्राफ में कोई लॉजिक नहीं है जी, सिंपल लॉजिक, पहले ग्राफ ड्रॉ किया हुआ रहेगा या तो नहीं रहेगा। शेडिंग किधर करेंगे? ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है तो 0 और 1 पुट कीजिए, जिधर 0 और 1 है रखने से ट्रू हुआ तो उधर ही शेडिंग होगा, नहीं तो अपोजिट में वो चला जाएगा। ग्राफ ओरिजिन से नहीं जा रहा है तो 0 0 पुट कीजिए, जिधर शेडिंग होगा 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो उधर होगा, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये तो दो बातें हैं जी, और तो कोई बात है ही नहीं इसमें। जैसे एक सवाल है देखिए, ऐसा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ग्राफ ऐसा दिया रहेगा, ध्यान दो, ये L1 का है,
सुनो ध्यान से। पहले दोनों को देखो, L1 लाइन, यहां देखो, क्या L1 लाइन ओरिजिन से जा रहा है? अरे L1 लाइन ओरिजिन से जा रहा है, तो कैसे इसको डिसाइड करेंगे किधर शेडिंग होगा? कैसे डिसाइड करेंगे किधर शेडिंग होगा? 0 0 पुट करेंगे। तो L1 के लिए 0 0 पुट करो। 0, 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 0, ये ट्रू है, इसका शेडिंग इधर होगा। अभी पहले सोच लो, कोई दिक्कत होगा शेडिंग इधर? ये 0 0 से जा रहा है। अरे बोल यस या नो, क्या पुट करूं? तो 0 1 पुट कीजिए इसमें L2 के लिए। x के जगह 0 और इसके जगह G1, ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका शेडिंग इधर होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग होगा, तो कॉमन एरिया कौन है दोनों के लिए? जो दोनों को सेटिस्फाई करे। इसके इधर भी होना चाहिए और इसके इधर होना चाहिए। इन एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन है, तो शेडेड रीजन क्या हुआ हमारा? OBCO, ये OBC क्लोज्ड एरिया, यही हमारा शेडेड रीजन। ये ऑप्शन में रहेगा दिया हुआ। आया समझ में? कोई दिक्कत है तो बोलो, क्या दिक्कत है? L2 के जगह क्या रखना है बोलो? 0 1 को पॉइंट बोलो, कौन रखो पॉइंट? पॉइंट बोलो, क्या पॉइंट रखूं? 1 0। हाँ तो 1 0 रखोगे तो ट्रू हो जाएगा। ये 1 1 रहेगा तब तो फिर अलग ग्राफ बनेगा, ये थोड़े ना बनेगा। एग्जामिनेशन में ये ग्राफ बना हुआ रहेगा, केवल शेडेड रीजन आपको पूछेगा, ये दिया रहेगा भाई। जो दिया रहेगा लाइन, उसका ग्राफ ड्रॉ किया रहेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा जी, इसका ग्राफ बताओ क्या होगा x लेस देन इक्वल टू 3 का? इसका मतलब है x बराबर, तो x बराबर 3 का ग्राफ क्या होगा? इसका मतलब x हमेशा 3 होगा, चाहे y कुछ भी हो। x बराबर, सुनो, x इधर, x बराबर 3 का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर 3 का क्या मतलब हुआ? कि x बराबर 3 प्लस 0 इंटू वाई, तो y का कोई भी वैल्यू रखोगे तो भाई x 3 आएगा। तो x बराबर 3 वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। बताओ इसका शेडिंग किधर करूं? शेडिंग किधर होगा? किधर शेडिंग करूं? अरे ये ओरिजिन से जा रहा है क्या? हाँ तो 0 पुट करने में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? 0 लेस देन 3 ट्रू है या फॉल्स? तो इधर शेडिंग होगा। आया समझ में? y लेस देन इक्वल टू का ग्राफ बताइए। तो पढ़ियो मत, क्या कर रहा है? क्यों उसका मैसेज पढ़ रहा है? तो क्या हुआ, नहीं आ रहा है समझ में?
क्या नहीं आ रहा है समझ? तो पहले मुंह मास्क खोल। हाँ तो पूछने में क्या घी जमा हुआ है मुंह में? हद करते हो बात तुम लोग। ये ऐसे लिखा हुआ है तो ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये आया समझ में? इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स और वाई का वही वैल्यू रखना है जी जिससे ये 6 या 6 से कम हो, यही ना मतलब है। ये लाइन जो है किसी भी प्लेन को दो पार्ट में बांटा है, चाहे इधर है चाहे इधर है। आप सोचिए इस लाइन के इधर वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है या इधर वाला, ये सोचना पड़ेगा ना भाई। सारे पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना, तो कैसे सोचेंगे? इस लाइन के इधर या उधर में से कोई एक पॉइंट पुट करके देखिए, तो कौन सा पॉइंट पुट करें जी आप सोचिए। किसी भी प्लेन का लाइन दो ही पार्ट है ना बांटा। भाई एक आदमी खड़ा है जी, सिटीजन है, पाकिस्तान और इंडिया का ये बॉर्डर है। अब वो पाकिस्तान का है या इंडिया का है कैसे पता लगेगा? कौन साइड जो है जाएगा वो? तो पासपोर्ट देखेंगे, पासपोर्ट इंडियन है तो इंडियन साइड रहेगा ना, तो पाकिस्तान भेजेंगे। तो यहाँ चेक करो भाई कि एक पॉइंट लो इस लाइन के इधर या उधर, लाइन का पॉइंट नहीं लेना है। इस लाइन के इधर एक पॉइंट ले लीजिए 0 0। आप कोई और भी ले सकते हैं पॉइंट, तो 0 0 इसमें पुट करके देखिए। तो 0 < 6 ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका मतलब इस लाइन के इधर जितने भी पॉइंट है सब इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसके इधर सेटिस्फाई। हाँ तो इधर शेडिंग कर दिए, क्या दिक्कत आ गई? क्या हो गया इसमें? अब आपके दिमाग में और क्या चल रहा है, कोई दूसरा पॉइंट लो है क्या? 1 1, तो 1 1 किधर है इसका? ये 1 1 इसी साइड है, तो 1 1 पुट करके देखो इसमें क्या लगा हुआ है। 2 × 1 क्या हो गया? 3 × 1 3 < 6, ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है तो इधर ही शेडिंग होगा। अरे एक पॉइंट लो चाहे अनंत पॉइंट लो, इधर सब सेटिस्फाई करेगा। और कुछ समझना है? और क्या हुआ बोलो? और किसी को कोई लॉजिक कोई प्रॉब्लम बोलो? क्लियर? हाँ तो पूछने में क्या हो गया? कोई एक पॉइंट लेके देखिए आसानी के लिए, अगर ओरिजिन से नहीं जा रहा है तो 0 0 से हमेशा सोचो। 0 0 जिधर भी होगा वो सब उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 0 0 सेटिस्फाई किया, इसका मतलब इस साइड कोई भी पॉइंट लोगे सब सेटिस्फाई करेगा, उसके अपोजिट कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप लेके 100 सब 100 पॉइंट लेके देख सकते हैं। आया समझ में? अगर ओरिजिन से जा रहा है तो 0 0 तो पुट नहीं करेगा ना, तब तो कोई और पॉइंट लेंगे। तो ये हमने एक ले लिया 0 1, कुछ तो लेंगे। 0 1 पुट किया, सेटिस्फाई हुआ तो जिधर 0 1 है उधर सेटिंग हुआ, नहीं सेटिस्फाई हुआ तो अपोजिट सेटिंग होगा। भाई एक पॉइंट जो है एक लाइन के इधर होगा चाहे इधर होगा, इधर वाला पॉइंट हमने रखा सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब उसका अपोजिट सेटिस्फाई किया। एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, उसका पासपोर्ट चेक किया जी वो इंडियन नहीं है, तो इसका मतलब है जो दूसरा वाला है उधर वाले का है। सिंपल लॉजिक है। अब कहोगे ना यही नहीं समझ में आ रहा है कि किधर भेजूं इसको अब। एक लाइन दो ही पार्ट में है, पूरे दुनिया में दो ही देश है कि हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, बस, और कुछ नहीं सोचना है ना। 3 डायमेंशन नहीं लेना है कि अफगानिस्तान वाला है। जिस बॉर्डर पर खड़े हो उसी दो के बारे में सोचना है। आया समझ में? और कुछ समझाऊं?
y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ बताइए। y बराबर 2 का ग्राफ कैसे होगा? ये वाला कैसे ग्राफ पता लगेगा? ये दोनों ग्राफ दिया हुआ रहेगा। ये L1 लाइन का ग्राफ दिया और L2 लाइन का ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया रहेगा। ओ ए बी सी कहेगा, कहेगा शेडेड रीजन बताइए। ये शेडिंग किया हुआ नहीं रहेगा, ये सोचना आपका काम है। ये वाला पॉइंट 0 0 से जा रहा है, अरे L1 लाइन 0 0 से जा रहा है, तो याद रखो जो 0 0 से नहीं जाए 0 0 पुट करके सोचेंगे। तो 0 0 पुट किया, 0 + 0 < 6 ट्रू है, इसका शेडिंग इधर होगा। होगा ये 0 0 से जा रहा है तो 0 1 पुट करके देखो, 0 और 1 -2 ग्रेटर देन 0, फॉल्स हो गया ना? फॉल्स हो गया तो इसका इधर शेडिंग होगा, और इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग होगा। तो ये दोनों को कौन सेटिस्फाई करेगा? इसके इधर होना चाहिए, इसके इधर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही एरिया कॉमन है दोनों, यही इसका होगा सोल्यूशन। आया समझ में? चुप हो जा। y बराबर 2 का ग्राफ बताओ कैसा होगा? y बराबर 2 का ग्राफ मतलब x एक्सिस के पैरेलल, माने y 2 ही होगा चाहे x कुछ भी हो। x बराबर 3 का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल। क्या ये 0 0 से जा रहा है? 0 पुट कीजिए, 0 ग्रेटर देन 2 ट्रू है या फॉल्स है? तो इसके 0 इधर है जी, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब उसके अपोजिट में सेटिंग होगा। आया समझ में? चलिए 1 का डी नंबर हम सवाल बनाते हैं। ऐसे हम 1 का कोई भी सवाल ऐसा एग्जामिनेशन में डायरेक्ट नहीं आता है, मैं पहले बता देता हूं। 1 का कोई भी सवाल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन हम एक ग्राफ ड्रॉ करना सिखा देते हैं। 1 का डी, x + y < 4, इसका इक्वेशन बनाइए। सबका इक्वेशन पहले बना लो। 0 4 4 0, जो 0 0 से जाए उसका 3 पॉइंट लेंगे, क्योंकि ये पता लगेगा कौन कौन कोऑर्डिनेट में जा रहा है। सेकंड का बनाइए, इसका इक्वेशन बनाओ पहले, ये इक्वेशन हमने बनाया है 4, 3x + y = 3, बनाइए। x अगर 0 है तो y 3, और y 0 है तो x 1। क्या भाई, बड़ा जल्दी बता दिया। सेवनटीन, ये समझ गए बात? ये ग्राफ समझ गया सब? 16 आ गया? कौन पॉइंट होगा कौन नहीं होगा क्लियर? 17 देखिए, ये देखिए कहता है जी कि ये 4 ग्राफ दिया है और 4 दिया है, तो कौन ग्राफ ए का है, कौन बी का है, कौन सी का है और कौन डी का है, ये देखना है। पहले यह देखिए, 2 ग्राफ है, एक x - y 0 है, एक x + y 0 का है। पहले यहां देखो, इनइक्वालिटीज तो बाद की बात है, तो पहले ग्राफ को आइडेंटिफाई कीजिए कि x - y का कौन ग्राफ होगा और x + y का कौन ग्राफ होगा। चलिए देखते हैं।
इसका मतलब है x बराबर क्या हो गया, माने अगर y पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव और y निगेटिव है तो x, मतलब इसका ग्राफ जो है इस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट और थर्ड में। इसका मतलब है कि a और b का जो ग्राफ होगा वह पहले इसका होगा, दो का किसी एक, वो देखते हैं कौन किसका है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर y पॉजिटिव लगे तो x क्या होगा, नेगेटिव। यहां देख, और y अगर नेगेटिव लगे तो x, इसका ग्राफ जो है ये दोनों में जाएगा। ये बात क्लियर है? ये तो चीज ये आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं हुआ जी? नहीं तो हर को ग्राफ को ड्रॉ करके देखो, उसमें कौन सी बड़ी बात। यहाँ 3 पॉइंट ले सकते हो कि नहीं, y0 x0 1 तो 1 2 तो 2, ग्राफ ड्रॉ करोगे -1 -2, उसी में आएगा, ये इसमें जाएगा। चलिए जी, x इसका देखते हैं, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 का ग्राफ कौन है? क्या ये ओरिजिन से जा रहा है? अरे ओरिजिन से जा रहा है तो 0 और 1 पुट कीजिए इसमें, -1 लेस देन 0, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो फॉल्स कैसे सुनाई पड़ा हमको? ट्रू है तो इसका शेडिंग किधर होगा? इसका मतलब है कि पहला वाला ग्राफ ये है, ये वाला ग्राफ यही है जी, ये ग्राफ पता लग गया। लेस देन वाला हो गया जी, ग्रेटर देन देखो बी वाला कौन है, 0 1 पुट करिए जी, -1 लेस देन 0, ट्रू या फॉल्स? सॉरी, तो ये जो है क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। ये हमारा फॉल्स है, तो बी वाला का ग्राफ ऐसे होगा। इसका पकड़िए जी, कौन होगा पॉइंट? पहले ये चेक करते हैं सी वाला का, ये जा रहा है ओरिजिन से, तो 0 1 पुट करो, 0 1 रखिए, क्या आ गया जी बताओ, ट्रू है या फॉल्स? अरे 1 लेस देन 0 फॉल्स है, किधर सेटिंग होगा? ये वाला ग्राफ सी होगा, नीचे वाला, ये वाला ग्राफ क्या होगा, सी, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, डी। क्लियर? 19 देखिए, 19 19 में किधर सेटिंग है, बोल। सभी ग्राफ जो है ओरिजिन से नहीं जा रहे हैं, और सब किधर है जी, ओरिजिन के अपोजिट साइड है जी, तो सारे ग्राफ में इनइक्वालिटी क्या यूज होगा? अरे क्या यूज होगा इनइक्वालिटी? ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू L1 L2 L3 में लगा लोगे। अरे भाई कोई ग्राफ ऐसे है यार, इधर सेटिंग है, तो सब में ग्रेटर देन इक्वल टू इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? यहां तक तो दिक्कत ही नहीं है, 20 में ओरिजिनल दिक्कत है। अभी कहाँ हुआ है, अभी तो और भी पढ़ाना है। कौन थैंक यू? चल 20 पहले देख ले, उसके बाद थैंक यू चलेंगे। 20 21, और फिर हमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना है एकदम, आज खत्म हो जाना। चुप हो जा, गुस्सा मत लगा। अभी तो गुस्सा ठीक से किया भी नहीं है। देखिए इसको L1 माना है, y एक्सिस को,
और इसमें जो है इधर डंडा दिखाया है, ये शेडिंग पार्ट है ये वाला, इसके इधर शेडिंग है L2, L3 है जी इसका इधर शेडिंग, ये L3 है, ऐसा लिखा हुआ है ना। अभी तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूं। ये L4 है, इसका थोड़ा डंडा घुमा देना है, इधर होगा, ये गलती लिख दिया है, उसको सुधार कर लेना। और ये हमारा L5 है। चलिए एक एक करके सोचते हैं। L2 हमारा एक्स एक्सिस और L1 क्या है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग है, तो L2 जो होगा x हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केवल ग्रेटर देन 0 रहेगा। x1 x2 लिखा है, कोई बात नहीं, इसको क्या लिखा है x1, इसको क्या लिखा है, तो ये x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला पॉइंट सही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। L2 बताइए, L1 बताइए क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। ठीक है, चलिए हम L3 की बात करते हैं। L3 कौन है, L3 देखो, सारे में L3 एक ही है, केवल ग्रेटर देन इक्वल टू अलग अलग है। चलिए हम x1 प्लस L3 लेते हैं, सोचते हैं x1 प्लस x2, यहां पर है g1, अब ग्रेटर लें या लेस लें, ये ओरिजिन से जा रहा है, अरे ये ओरिजिन से जा रहा है L3, और ओरिजिन का अपोजिट साइड है, क्या लगाएं, L3 जब सोचते हैं तो केवल L3 सोचिए, बाकी किसी को नहीं सोचना है। L3 का ग्राफ जो है ये है, ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है, तो यहां पर क्या लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। आ गया समझ में। चलिए L4 की बात कीजिए अब। L4 कौन है भाई, x1 माइनस x2, L4 यहां देखो मुन्ना जरा सा, ये ओरिजिन के तरफ है या ओरिजिन से अलग है, अरे किधर शेडिंग है, ये 0 0 दिख रहा है, किधर है, ओरिजिन के तरफ है शेडिंग, तो ओरिजिन के तरफ शेडिंग हो तो क्या पढ़ाया, लेस देन इक्वल टू। देखो 0 0 सेटिस्फाई करेगा ना भाई, 0 और 0 0 लेस देन 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ रहा है समझ में, क्लियर। चलिए इसको देखिए, ये ओरिजिन से जा रहा है भाई L5, L5 कहां से जा रहा है, तो क्या रखेंगे अगर ओरिजिन से जा रहा है तो क्या रखेंगे, तो 0 1 पुट कीजिए L5 में, और फॉल्स होना चाहिए, अपोजिट साइड है, माइनस x1 टू x2, 0 और 1 ये 0 है, फॉल्स होना चाहिए, ये 0 रखिए प्लस 2, ये फॉल्स कब होगा, अरे 2 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा, ये बात फॉल्स कैसे होगा, लेस देन इक्वल टू, फॉल्स होगा तभी ना अपोजिट होगा भाई, देखो भाई 0 1 के अपोजिट डायरेक्शन में फॉल्स होना चाहिए ना भाई। आ गया, तो देख लो ये कहां मिल रहा है जी, वो आंसर हो गया। क्लियर टू ऑल, सिंपल लॉजिक, ओरिजिन के तरफ हो लेस देन इक्वल टू, अगर ओरिजिन से नहीं जा रहा हो, ओरिजिन से नहीं जा रहा हो तो आपको तकलीफ की होगी नहीं, इतनी सी बात रखना है कि ओरिजिन से अगर नहीं जा रहा है, अगर ओरिजिन के तरफ शेडिंग है तो लेस देन इक्वल टू, ओरिजिन का अपोजिट साइड है जी तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ओरिजिन से जा रहा है तो 0 1 पुट कीजिए, ओरिजिन साइड शेडिंग हो तो 0 1 ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू होगा, एक नंबर 2 आया एक नंबर 0 आया, ये ट्रू कब होगा, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, फॉल्स कब होगा, जब उल्टा कर देंगे, ये सिंपल सा एक बात समझना है।
इतनी सी बात को समझ के इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है बात। फिर 22 उसी तरह से है जी, बना लोगे। होमवर्क सेक्शन जरूर करना है। मैथ्स नहीं समझ में आता है, रेज्ड हैंड, अच्छा बात है। आप हमसे मिलें, हम समझाएंगे आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर समझा देता हूं एक पॉइंट।